हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी इस समय टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। एक ब्लॉक है, इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ऐसे लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और इसका जो मास है ब्लॉक का वो 1 kg दिया हुआ है। तो वेट इसका नीचे लगेगा mg। ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा। तो इसका जो इधर कंपोनेंट इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी f sin 45 डिग्री। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा, mg फोर्स का इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी mg cos 45 डिग्री। और नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना होगा? इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू f sin 45 डिग्री प्लस mg cos 45 डिग्री। नॉर्मल फोर्स हो जाएगा f sin 45 डिग्री प्लस mg cos 45 डिग्री। नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। sin 45 कितना होगा 1/√2। m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। cos 45 कितना होगा 1/√2। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ से आ गया 20/√2। 20/√2 आ गया। इसको अगर हम थोड़ा रैशनलाइज करें, √2 से मल्टीप्लाई करें और √2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 20√2/2, यानी ये हो जाएगा 10√2। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा 10√2। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 में उन्होंने ये जो क्वेश्चन है, मुझे याद है ये जेई में पूछा गया है बहुत पहले, बहुत पुराना क्वेश्चन है। उस समय तो जेई नाम से होता भी नहीं था, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझे याद है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि ये एक पुली है और यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका मास है 2m और यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका मास है m। और दूसरा केस है, ये तो पहला केस है, और दूसरे केस में उन्होंने दिया है एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम 2mg और यहाँ पे मास है m। तो ये दो केसेस हैं, ये वाला पहला केस है, ये वाला दूसरा केस है। दोनों केसेस में हमें बताना है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। मतलब एक्चुअली उन्होंने पूछा क्या रिलेशन होगा, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। हम पूरा निकाल ले रहे हैं क्या होगा एक्सीलरेशन। तो पहले केस में आप देखिए सिंपल एटवुड्स मशीन है, तो मान लीजिए एक्सीलरेशन, ये पहला केस है a1 है, तो a1 विल बी इक्वल टू 2mg माइनस mg अपॉन 3m, यानी ये हो गया mg अपॉन 3m, तो ये हो गया g/3। पहले केस में एक्सीलरेशन है g/3। दूसरे केस में यहाँ से हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये धागे में यही टेंशन हो जाएगा और क्योंकि मासलेस थ्रेड है तो ये सेम टेंशन इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा, जो फोर्स यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वही फोर्स यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, वो धागे में एक तरह से टेंशन हो जाएगा।
और यहाँ पे वेट है इसका mg, ये ऊपर ही जा रहा होगा, तो मान लीजिए एक्सीलरेशन a2 है। इस पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं, तो इस पे जो नेट फोर्स है कितना है, F इक्वल टू ma लगाते हैं। न्यूटन के लॉ में जो F होता है ये नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे F माइनस एम जी, तो F नेट हो जाएगा F माइनस एम जी इक्वल टू M इंटू A2। F की वैल्यू कितनी है 2mg, तो ये हो गया 2mg माइनस एम जी, 2mg माइनस एम जी कितना हो गया mg हो गया, इज इक्वल टू ma2। ये कैंसिल हो गया, a2 इक्वल टू g/3 आ रहा है, सॉरी g आ रहा है, a2 इक्वल टू g आ रहा है। तो ऑब्वियसली देखिए a2 a1 से ज़्यादा है, a1 g/3 है, a2 g है, तो a2 इज मोर देन a1। सेकेंड केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7th है, तो 7th का आंसर होगा लेस देन इन केस 2, लेस देन द एक्सेलरेशन इन केस 1 इज लेस देन इन केस 2, मतलब जो ये ऑप्शन होगा, केस 1 में जो एक्सेलरेशन है वो केस 2 से कम है, a1 इज लेस देन a2, तो इसमें ऑप्शन होगा 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8th है। क्वेश्चन 8th में वो कह रहे हैं कि दो क्यूब्स हैं m1 और m2, इनको हमने दबा के रखा है, कुछ ऐसे कंप्रेस किया हुआ है, ऊपर वाला मास m1 है, ऊपर वाला m1 है, नीचे वाला m2 है, स्प्रिंग लगी है, फोर्स कांस्टेंट k है, इसको हमने दबा के रखा है, ऊपर से एक फोर्स लगाया हमने, फोर्स F लगा रखा है, ऊपर से एक फोर्स F लगा के इसको दबा रखा है हमने, और उसके बाद क्या किया, द फोर्स F दैट व्हाट फोर्स F शुड बी अप्लाइड टू द अपर क्यूब फॉर विच द लोअर वन जस्ट लिफ्ट्स आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब अभी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया हुआ है, विजुलाइज करिए, फोर्स लगा के हमने दबा रखा है, फिर हमने फोर्स को हटा दिया, तो ये ब्लॉक ऊपर भागेगा, तो कह रहा है कि F की क्या वैल्यू हो कि जब हम इस फोर्स को हटा दें तो ये नीचे वाला ब्लॉक जस्ट उठ जाए, मतलब बिल्कुल उठने की वर्ज पे हो, उठने की जस्ट कांटेक्ट छोड़ने की कगार पे हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो काम करेंगे, अभी तो फोर्स लग रहा है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं फोर्स क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। मान लीजिए इसकी जो नेचुरल लेंथ है यहाँ तक है, ये n लिख दिया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, फिर हमने इसको दबाया तो नेचुरल लेंथ से वो कुछ कंप्रेस कर गई, एक्स नॉट कंप्रेस करी, एक्स नॉट अभी कंप्रेशन में है, नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। तो इस समय अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऊपर वाले पे एक फोर्स नीचे लग रहा है F, और एक ये लग रहा है m1g, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx नॉट। तो क्योंकि इस समय ये इक्विलिब्रियम में है, सो F विल बी इक्वल टू F नीचे लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है, F प्लस m1g, F प्लस m1g, नीचे से लग रहा है kx नॉट स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू kx नॉट। एक इक्वेशन ये मिल गई हमको, फिर हमने इसको छोड़ दिया, फोर्स हटा दिया तो ये ऊपर भागेगा। मान लीजिए जब ये यहाँ कहीं पहुंचा, m1 यहाँ कहीं पहुंचा, इस पोजीशन पे आ गया, जब यहाँ कहीं पहुंचा तो ये कांटेक्ट छोड़ दिया, तो हमने m1 को जस्ट यहाँ पहुंचा दिया, हम चाहते हैं कि ये जस्ट कांटेक्ट छोड़े,
तो m1 को हमने जस्ट यहाँ पहुँचा दिया, मतलब इस समय इसकी वेलोसिटी हमने ज़ीरो कर दी, यहाँ पे जस्ट यहाँ पहुँचा है, यहाँ पे रुक गया और ये जस्ट उठा है, मतलब m1 यहाँ तक पहुँचा ही है, मतलब m1 यहाँ पे है, जस्ट पहुँचा है, मतलब m1 की यहाँ पे वेलोसिटी अभी ज़ीरो है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो वेलोसिटी है और उस समय ये जस्ट उठ गया, ये हमने माना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो सिस्टम का एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसको डेटम मान लिया, डेटम फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो इस समय ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। पोजीशन 1 पे जितनी एनर्जी होगी उतनी पोजीशन 2 पे होगी, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होगी। यहाँ पे इसके पास क्या एनर्जी है, डेटम पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। स्प्रिंग की एनर्जी होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये मान लीजिए यहाँ पे जब ये जो लंबाई है, मान लीजिए ये x है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे स्प्रिंग के पास क्या एनर्जी होगी, नेचुरल लेंथ से x खिंचाव पे है, तो स्प्रिंग के पास क्या एनर्जी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी होगी। और डेटम से ये एक्स नॉट प्लस एक्स हाइट पे आ गया, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी यहाँ पे, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस m1g एक्स नॉट प्लस एक्स, ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनी। उसके बाद क्या और क्या करेंगे हम, इसको हमें जस्ट उठाना है, तो यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और जब ये यहाँ पे पहुंचा तो उस समय स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हो गया, तो उस समय इस पे जो फोर्स लग रहा होगा kx लग रहा होगा। इसके इक्विलिब्रियम के लिए n प्लस kx इक्वल टू m2g। लेकिन यहाँ पे ये जस्ट उठ रहा है, जस्ट उठने ही जा रहा है, उठने की कगार पे है, तो कांटेक्ट छोड़ने जा रहा है। कांटेक्ट अगर छोड़ने जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स के जीरो कर दीजिए, तो यहाँ से x आ गया, मतलब x की कुछ वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। अब सोचिए, x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे और x नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे। इस इक्वेशन को, सेंट्रल इक्वेशन को देखिए, पहले x यहाँ से आ गया m2g/k, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x नॉट यहाँ से आ गया इस इक्वेशन से, x नॉट की वैल्यू भी यहाँ रख दीजिए, तो आपको f मिल जाएगा। तो f की जो वैल्यू आएगी वो आगे कैलकुलेट करने से, m1 प्लस m2g में पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, उतना आप कर सकते हैं। f की वैल्यू आएगी m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है, विद व्हाट एक्सीलरेशन a should the box of figure move up so that the block of mass m exerts a force 7 mg/4 on the floor of the box। ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक मास रखा हुआ है कैपिटल M और इसका एक्सीलरेशन a है, a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो कह रहा है विद व्हाट एक्सीलरेशन a should the box be moving up, a निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। और m ये कह रहा है कि जो ये ब्लॉक है ये फ्लोर पे जो फोर्स एक्सर्ट करे, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स हो, कांटेक्ट फोर्स हो, वो 7 mg/4 हो, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स हो वो 7 mg/4 होना है, 7 mg/4 होना चाहिए। तो क्वेश्चन को करने का मतलब बहुत सिंपल तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से हमने देखा तो इसका वेट mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, हम मान लीजिए ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, हम अगर ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं इसके ऊपर।
ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओ, F इक्वल टू ma। F क्या है? नेट फोर्स। नेट फोर्स इस पे कितना है? N माइनस mg इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू दी है 7 mg/4। तो ये आ गया 3 mg/4 इक्वल टू ma। ये कटा तो a आ गया 3g/4। तो a की वैल्यू आएगी 3g/4। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा ऊपर ले जाए। क्वेश्चन 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 में डायग्राम बना हुआ है, एक वेज है, ये एंगल थीटा है, ये a एक्सीलरेशन से इधर मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक मास है m, ये रखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a सो दैट द मास m फॉल फ्रीली। कह रहा है कि a की क्या वैल्यू हो कि मास m फ्रीली फॉल करे, मतलब फ्री फॉल हो। फ्री फॉल का मतलब ये कांटेक्ट इससे छोड़ दे, वेज के साथ कांटेक्ट छोड़ दे तभी फ्री फॉल करेगा, मतलब नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए। कांटेक्ट छोड़ने की कंडीशन क्या होती है कि नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए, तो हमें यहाँ नॉर्मल फोर्स जीरो करना है। हम ऐसा करते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू वेज देखते हैं। वेज को देखो, वेज एक एक्सिलरेटिंग फ्रेम है। एवरी एक्सिलरेटिंग फ्रेम इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम वेज को ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, तो वेज एक्सिलरेट कर रहा है, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के देख रहे हैं, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दिया, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा। एक्सिलरेशन वेज का इधर है, तो उल्टे डायरेक्शन में ये लगेगा सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स लगाया मैंने, और mg ये हो गया, ऐसे हो गया। अब अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देखें, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? mg cos थीटा। सूडो फोर्स का इधर सूडो फोर्स ma लग रहा है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? ma cos थीटा। इधर क्या आएगा? ma sin थीटा। और एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, ये फोर्सेस लग रहे हैं। इस दिशा में हम यहाँ से देख रहे हैं, इस दिशा में इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? इस दिशा में इक्विलिब्रियम के लिए n प्लस ma sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। n प्लस ma sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। अब ये क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स को जीरो कर दो, ये गायब कर दो, जीरो कर दो। अब ये बचा, इसमें ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ रहा है a इक्वल टू जी कॉट थीटा। तो आंसर होगा a इक्वल टू जी कॉट थीटा। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11th। 11th में कह रहे हैं कि ये एक वेज है और ये 45 डिग्री एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एक्सिलरेट हो रहा है इस तरफ, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दो। पूछ रहा है और कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दिया हुआ है, ये गिवन है। और कह रहा है द मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑफ द वेज ए फॉर विच द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज। ये कह रहा है कि क्या मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो वेज का, ये वेज है, कह रहा है वेज का क्या मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो कि ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे रहे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो मैंने इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया, मैंने ऑब्जर्वेशन किया विद रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के ऊपर ऑब्जर्वर को बैठा दिया, ऑब्जर्वर वेज पे आ गया, ये आ गया ऑब्जर्वर, छोटा सा ऑब्जर्वर। अब क्या है कि ये एक्सिलरेटिंग फ्रेम है, तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हम एनालिसिस कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, और न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना चाहते हैं, तो हम बॉडी पे सूडो फोर्स लगाएंगे। तो सूडो फोर्स किस तरफ लगाएंगे, इधर एक्सिलरेट हो रही है ब्लॉक, इधर एक्सिलरेट हो रहा है, फ्रेम इधर एक्सिलरेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में ऐसे लगाएंगे, ये सूडो हो गया। इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। सूडो का इधर कंपोनेंट होगा ma cos 45, mg ऐसे लग रहा है वेट, mg का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट होगा mg sin 45। अब देखिए वो कह रहा है कि क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो, मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हमने कर दिया और हम ये चाहते हैं कि ये रेस्ट पे भी रहे, तो क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो, मतलब हमने ए को बहुत ज़्यादा कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, तो जब हमने ए को बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जब कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन डाउन द प्लेन लगेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन होगा म्यू इनटू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे आएगा, सूडो का इधर कंपोनेंट, सूडो का इधर कंपोनेंट था एम ए कॉस 45, तो इधर आएगा एम ए साइन 45, और एम जी का इधर कंपोनेंट आ रहा है एम जी साइन 45, तो इधर आएगा एम जी कॉस 45, इसके साथ ऐड कर दो, और नॉर्मल ये। अब हम देखते हैं इस दिशा में इक्विलिब्रियम के लिए, इस दिशा में इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए साइन 45 प्लस एम जी कॉस 45, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम ए साइन 45 डिग्री प्लस एम जी कॉस 45, ये आ गया। और क्योंकि ये जो ब्लॉक है वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो अगर मूव नहीं कर रहा है तो इस दिशा में भी इक्विलिब्रियम है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ये रेस्ट पे नजर आ रहा है, तो रेस्ट पे कब नजर आएगा, जब इस दिशा में भी इक्विलिब्रियम होगा, मतलब एम ए कॉस 45 एम ए कॉस 45 इक्वल टू म्यू एन प्लस एम जी साइन 45, एम ए कॉस 45 डिग्री इक्वल टू म्यू एन प्लस एम जी साइन 45 डिग्री। एन की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से ऊपर से नीचे रख दीजिएगा तो ए आ जाएगा, एन की वैल्यू ये आ रही है, इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिएगा तो आपको ए मिल जाएगा यहाँ पे रखने से, तो जो आपको ए मिलेगा वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, वो आ जाएगा 100% जी इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन सही है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12th। ट्वेल्थ को देखिए क्या है, एम मास की बॉडी है और एक तिरछा फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता हुआ, कह रहा है ए वुडन ब्लॉक, कह रहा है ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, रफ टेबल है तो मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है,
और फोर्स F दिया हुआ है, F फोर्स, तिरछा फोर्स लग रहा है, F इज गिवन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली, हमें निकालना है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये निकालना है। तो हमने इसके कंपोनेंट्स ले लिए, इसका इधर कंपोनेंट आएगा F cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा F sin थीटा, दो कंपोनेंट्स हो गए। नीचे से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एंड F cos थीटा कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक उधर जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन पीछे की दिशा में लग रहा होगा, म्यू एन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स mg लग रहा होगा। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये मूव ही कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाइए, F इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू ma। F नेट इस डायरेक्शन में F नेट क्या है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है ब्लॉक, तो इस डायरेक्शन में F नेट क्या है, F cos थीटा माइनस म्यू एन, तो F नेट की जगह हो जाएगा F cos थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू ma। तुमको निकालना क्या है, आपको हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो n की वैल्यू ऊपर से, यहाँ से इस इक्वेशन से n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा F cos थीटा माइनस म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू यहाँ से आ रही है mg माइनस एफ साइन थीटा, mg माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू ma। यहाँ से m आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, तो यहाँ से जो a आएगा आप निकाल सकते हो, यहाँ से जो a आएगा वो ये आएगा F बाई एम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी, ये आंसर आएगा। मतलब आंसर जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। तो ऑप्शन 3 में उन्होंने यहाँ पे म्यू की जगह m लिखा हुआ है, तो वो करेक्शन है, वो जो बच्चे क्वेश्चन को करना जानते हैं वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे म्यू होना चाहिए। तो ये 12th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थोड़ा ऊपर ले लें। ये उन्होंने फिर से वेज वाली प्रॉब्लम है, ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे ये ब्लॉक ए है, यहाँ पे बी है, ए बी। कह रहा है मास व्हेन मास ऑफ ब्लॉक ए इज m1, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, बी का मास m2 है, बी का मास m2 है। इन द अरेंजमेंट shown in the figure, when mass of block A is m1 and mass of block B is m2, time taken by m1 to reach height is 3 times the time taken by m2 to reach maximum height। ठीक है, तो कह रहा है इस समय, मतलब अब उसके बाद उन्होंने स्वैप कर दिया, स्वैप कर दिया मतलब ये कर दिया, यहाँ पे m2 को रख दिया, ये m2 कर दिया और ये m1 कर दिया। ये डिस्टेंसेस दिए हैं उन्होंने, l l, ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है पहले केस में, और दूसरे केस में m2 यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है।
तो ये कह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय m1 टू रीच हाइट इज 3 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है t1 और यहाँ पे t2 लग रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है t1 इज 3 टाइम्स t2। क्वेश्चन में ये कह रहा है टाइम टेकन बाय m1 टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय m2 टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यही कह रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना है when block A all ropes and pulleys are smooth and massless, the ratio of masses m1 and m2 निकालना है। the ratio of m1 and m2 ये निकालना है, m1 by m2 निकालना है फंडामेंटली हम। तो चलिए करते हैं इसका। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो इस पे यहाँ से फोर्स लग रहा है m2g, और यहाँ पे इसके वेट का कंपोनेंट आएगा m1g साइन थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री। और यहाँ पे टेंशन ऐसे है t, यहाँ पे टेंशन ऐसे है t। ये मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ये a1 एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ये a1 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है m2g माइनस टी, m2g माइनस टी। तो नेट फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन होगा, मतलब m2 इंटू a1 होगा। और ये इधर जा रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस दिशा में, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 a1। दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो a1 आ जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा और a1 आ जाएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, a1 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार a2 आ जाएगा, बस ये टर्म्स बदल जाएंगे। जैसे a1 आया था वैसे a2 आ जाएगा। अब यहाँ से a1 आ गया, a1 आ गया और फिर a2 भी आ गया। इसी तरह a2 बिल्कुल सिमिलर रिलेशन होगा, बस टर्म्स बदल जाएंगे। a2 आ जाएगा, m2 की जगह m1 हो जाएगा। थीटा 30 डिग्री है। अब देखिए a1 और a2 हमको मिल गया। अब याद रखिए a1 और a2 हमें मिल गया। थीटा को यहाँ पे हम 30 डिग्री डाल देंगे तो a1 और a2 हमको मिल गया। अब हमने क्या किया, अब ये ब्लॉक यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए t1 टाइम लग रहा है। a1 a2 की वैल्यू याद रखिए। मान लीजिए t2 टाइम लग रहा है, सॉरी मान लीजिए t1 टाइम लग रहा है, तो इस पर हमने वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा l इक्वल टू हाफ a1 इंटू t1 स्क्वायर। तो यहाँ से t1 आ जाएगा अंडर रूट 2l बाय a1। सिमिलरली t2 आ जाएगा अंडर रूट 2l बाय a2। t1 t2 दोनों आ गए। फिर हमको क्या करना है, t1 इक्वल टू 3t2 करना है। t1 ये है, t1 की वैल्यू यहाँ रखिए इक्वल टू 3 टाइम्स t2। t2 की वैल्यू ये है, अच्छा a1 और a2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
A1 और A2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा M1/M2 का। आप A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा तो आपको ये रेशियो मिलेगा M1/M2 इक्वल टू आपको मिलेगा 19/11। तो ये रेशियो आएगा, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं फिर से इंक्लाइन प्लेन आ गया। ये 45 डिग्री, ब्लॉक ऑफ मास m, यहां से एक धागे से हमने इसको बांध रखा है, ये धागा है। मास जो है ब्लॉक ऑफ मास m दिया हुआ है 15 किलो, 15 किलो का ब्लॉक है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। द ब्लॉक इज टाइड अप बाय स्ट्रिंग विच हैज ए टेंशन ऑफ 50 न्यूटन। टेंशन धागे में 50 न्यूटन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट इज, म्यू निकालना है। जी की वैल्यू 10 दी हुई है। चलिए करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। mg वेट नीचे लग रहा है, धागे का टेंशन ऐसे लग रहा है बॉडी से दूर जाता हुआ। ये एंगल अगर 45 है, देखिए चेक करिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 45 होगा तो ये एंगल भी 45 होगा। तो टेंशन का इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी t cos 45 डिग्री। ऊपर की डायरेक्शन में जो टेंशन का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी t cos 45 डिग्री। mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी mg sin 45 डिग्री। अच्छा, और नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही होगा, mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी mg cos 45 डिग्री। टेंशन का इधर जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये t cos 45 था तो ये t sin 45 होगा। ये हो गया। और फ्रिक्शन ऐसे होगा, फ्रिक्शन होगा म्यू एन, मतलब हमने म्यू एन इसलिए मान लिया फ्रिक्शन की, हम ये मान रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ये एजम्पशन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन ये एजम्पशन है, फाइन ट्यून्ड है। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो इस दिशा में इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg cos 45 डिग्री प्लस t sin 45 डिग्री। और इस दिशा में इक्विलिब्रियम के लिए t cos 45 डिग्री प्लस म्यू एन इक्वल टू mg sin 45 डिग्री। t cos 45 डिग्री प्लस म्यू एन इक्वल टू t cos 45 डिग्री प्लस म्यू एन इक्वल टू mg sin 45 डिग्री। अब देखिए t तो हमको पता है 50 न्यूटन, t की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। अब नॉर्मल फोर्स मिल गया, फिर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में, और t तो हमें पता ही है, तो इस इक्वेशन से हमको फिर म्यू मिल जाएगा। तो जो म्यू आपको मिलेगा वो 1/2 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन 15 देखिए,
15 15 में कह रहा है कि एक ब्लॉक है उसका मास 2m है और दूसरा ब्लॉक है उसका मास m है। दोनों पे हम एक यहाँ पे पहले एक फोर्स F लगा रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लूँ एक मिनट। A force F is applied on 2m. Now the same force F is applied on small m. In the two cases respectively, the ratio of force of contact between the two blocks will be. अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है। पहले उन्होंने फोर्स F लगाया इस पे, उसके बाद उन्होंने फोर्स F लगाया इस पे। तो दोनों केसेस में जो बीच में कांटेक्ट फोर्स जनरेट हो रहा है, उन कांटेक्ट फोर्सेस का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो फर्स्ट केस को देखते हैं पहले। फर्स्ट केस को, फर्स्ट केस में मान लो सिस्टम इधर मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, फोर्स लगाया, तो हम इस पूरे को सिस्टम मानते हुए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। ठीक है, पूरे को सिस्टम मानते हुए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो F इक्वल टू एम ए कितना हो जाएगा 3ma 3ma, यानी A आ गया F/3m। अब उसके बाद हम केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, केवल इसका बनाओ। कांटेक्ट फोर्स लग रहा है मान लो N1, तो इस पे इस डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ लगाओ, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है N1 इक्वल टू ma मास इनटू एक्सीलरेशन। तो N1 कितना हो गया F/3। तो N1 में लिख देता हूं ऊपर, F/3 आ गया। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले पे लगा रहे हैं फोर्स, छोटे वाले पे। अब छोटे वाले पे फोर्स लगा हुआ F, पूरे को सिस्टम मान के, अब मान लो ये इधर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, पूरे को सिस्टम मान के न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओ। F इक्वल टू ma, m कितना हो जाएगा 2m प्लस m 3m। तो a कितना हो गया F/3m। आप केवल इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 2m का। अब जो दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स है मान लो N2 हो गया। अब इस पे इस डायरेक्शन में न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाइए, तो नेट फोर्स कितना है N2। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इसका 2m इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है F/3m। ये कटा तो क्या आ रहा है 2F/3। हमें निकालना है N1/N2। N1 कितना है F/3, N2 कितना है 2F/3। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो आंसर आएगा 1:2। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16th में दो ब्लॉक्स दिए उन्होंने, एक 10 kg का है और दूसरा स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वो 20 kg का है और यहाँ पे हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और कह रहा है
A force of 200 Newton acts on the 20 kg mass at the instant when the 10 kg mass has an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट। इस समय इसका जो एक्सेलरेशन है A1 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसका एक्सेलरेशन इस समय। और तो आपको निकालना है द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, 20 kg मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए इस समय इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, मान लीजिए kx लग रहा है, और इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा इस तरफ लग रहा होगा, मान लीजिए kx लग रहा है। तो इस पे अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं हम, F इक्वल टू ma इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, kx इक्वल टू ma, m कितना है 10, a कितना है a1 12, तो ये आ रहा है 120 न्यूटन आ रहा है। और फिर इसके ऊपर हम लॉ लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 200 माइनस kx नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a2 है, 20 इंटू a2 तो हो गया 200 माइनस kx कितना है 120 इक्वल टू 20 a2, 200 माइनस 120 कितना हुआ 80, 80 इक्वल टू 20 a2, तो a2 कितना हुआ यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आज हम यहाँ तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया हमने, और आज हम यहीं पे सभा को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन, हैव ए नाइस डे, बाय।